हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों के अध्यायवार प्रश्नोत्तरी आरंभ हैं, जो टॉपिक वाइज कराए जा रहे हैं, जैसे कि जियोग्राफी, जीएस के सभी यानी जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, इन सभी विषयों के अध्यायवार प्रश्नोत्तरी हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलते हैं दोस्तों प्रश्न की तरफ। दोस्तों, ये वैदिक सभ्यता से संबंधित आज का दूसरा लेक्चर है, जिनमें हमने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चुना है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। रिपीटेड क्वेश्चनों की श्रृंखला है और इसमें हम डिस्कस करेंगे आज के प्रमुख प्रश्नों पर। हमारी पहली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, सबसे पहले हम वैदिक संस्कृति के बारे में जानेंगे। वैदिक संस्कृति का कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत की जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है वो क्या हुआ है? वैदिक संस्कृति का विकास हुआ है, जिसको हम वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। इस काल की जानकारी हमें किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। हमें वैदिक संस्कृति की जानकारी वेदों से मिलती है। जैसा कि जानते हैं आप, वेद की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये इसमें सबसे प्रमुख ऋग्वेद है, सबसे प्रमुख ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। ठीक है दोस्त, तो इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और आप सबको इस प्रश्न का जवाब देना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे। जैसा कि हर बार 10 सेकंड मिलता है आपको इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, और आप कोशिश करेंगे कि 10 सेकंड से पहले ही इसका जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है न्याय से, बी है मीमांसा से, सी वेदांत से और डी वैशेषिक से। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि न्याय दर्शन किससे संबंधित है, तो न्याय दर्शन गौतम ऋषि से संबंधित है। किससे? गौतम ऋषि से न्याय दर्शन संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कणाद थे। कौन थे? कणाद। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुमेल करना है। अथर्ववेद ईश्वर महिमा, बी है ऋग्वेद बलि विधि, सी यजुर्वेद औषधि से संबंधित और डी सामवेद। अब इसको इन कूटों को मिलाना है। ठीक है दोस्तों, तो अथर्ववेद में क्या हमें जानकारी मिलती है? अथर्ववेद हमें औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद बलि से संबंधित है। और सामवेद में संगीत का वर्णन। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। दोस्तों, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 53 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यानी किस वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यानी यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान होता है। अगला प्रश्न है, वैदिक योगीन सभा, वैदिक योगीन सभा में क्या होता था? वैदिक योगीन सभा किस प्रकार थी?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद। वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली किस प्रकार थी? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली किस प्रकार थी? क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसका बताना, आपके लिए 10 सेकंड है, जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्रात्मक थी, गणतंत्रात्मक थी। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा या डी योग? इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांख्य। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। यानी इन 6 दर्शनों की अभिव्यक्ति माने किस अभिव्यक्ति, मतलब कि सर्वप्रथम उपयोग या इनका कार्यकाल किस युग में रहा है? तो सांख्य योग न्याय वैशेषिक और मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भारतीय दर्शनों का मुख्य रूप से वैदिक युग में प्रयोग हुआ है। यानी वैदिक युग में अभिव्यक्ति हुई है किन 6 दर्शन की? सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 की अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुहारगिरी। क्योंकि वैदिक युग में लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी लोहे का उपयोग नहीं हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न सुमेल कीजिए। सूची 1 में दिया है उपवेद और दूसरा है संबंधित वेद। यानी आयुर्वेद का उपवेद कौन सा है, धनुष वेद का कौन सा उपवेद है और गंधर्व वेद का कौन सा उपवेद है? तो आपको इसमें देखना है कि इसका उपवेद कौन सा है। ठीक है, आप इस प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे। आपको इस प्रश्न का जवाब लगाना है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद का उपवेद क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4। मतलब कि आयुर्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद का उपवेद ऋग्वेद है, धनुर्वेद का यजुर्वेद है और गंधर्व वेद का सामवेद है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और शिल्प वेद का उपवेद कौन सा है? अथर्ववेद। शिल्प वेद का उपवेद कौन सा है? अथर्ववेद। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, आपको इस प्रश्न का जवाब देना है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में। इनमें से ज़्यादा प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं को हमने चुना है इस श्रृंखला में। क्योंकि दोस्त ये एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और एनटीपीसी के लिए खासकर एसएससी जीडी वाले इस प्रश्न को या इस पीपीटी को जरूर तैयार करें, क्योंकि उनके जीएस से संबंधित हमने जियोग्राफी पर भी अध्यायवार प्रश्नोत्तरी स्टार्ट कर दिया है इस चैनल पर। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 61 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 का जवाब क्या हो जाएगा? इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 से 7वें मंडल क्या कहलाते हैं? गोत्र मंडल कहलाते हैं। 2
मंडल 2 से लेकर 7वें मंडल तक हम क्या कहलाया जाता है, गोत्र मंडल कहलाता है। 2 मंडल से और 7वें मंडल तक हमें गोत्र मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है हमें। अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, आर शब्द इंगित करता है। आर शब्द इंगित करता है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वश्रेष्ठ वंश। सर्वश्रेष्ठ वंश को आर शब्द इंगित करता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 मंडल। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और इसमें सूक्त कितनी है? 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,600 मंत्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 65, आर्य संभवतः कहाँ से आए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। आर्य संभवतः मध्य एशिया से आए थे। दोस्तों, आर्य के आगमन से विभिन्न मत हैं, विभिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न स्थान बताया है, इसलिए इसका कोई एक मत नहीं है, लेकिन खासकर माना गया है कि मध्य एशिया से, आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा वेद असत गद्य के रूप में रचयिता है? गद्य के रूप में कौन सा वेद रचयिता है? क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सामवेद। सामवेद गद्य और पद रूप में रचित, यानी रचा गया है या इसकी रचना की गई है। यजुर्वेद कौन सा वेद गद्य रूप में रचित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गद्य और पद दोनों में इसकी रचना हुई है। आगे प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थीं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थीं, इसका उल्लेख मिलता है हमें। अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? सभा, समिति, विदय और परिषद। जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदय। ठीक है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदय थी, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ब्राह्मण कौन सा है? 69, प्रश्न नंबर 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आई? मतलब गोत्र की व्यवस्था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 70 है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ये ऋग्वैदिक काल में आई। किस काल में आई? ऋग्वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन शुरू हुआ। ऋग्वैदिक काल में क्या शुरू हुआ? गोत्र व्यवस्था का प्रचलन, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? 71 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुलोम विवाह का अर्थ होता है जब कोई पुरुष उच्च कुल का हो और वह निम्न कुल की महिला के साथ शादी करे तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, और प्रतिलोम किसे कहते हैं? जब कोई निम्न वर्ग का पुरुष हो और उच्च कुल की नारी के साथ शादी करे तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिलोम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रतिलोम विवाह माना जाता था। प्रतिलोम विवाह माना जाता था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब कोई पुरुष उच्च कुल का हो और वह निम्न वर्ग की महिला के साथ शादी करे तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और अगर अनुलोम आपसे पूछा जाए
तो जब कोई पुरुष उच्च कुल का हो, जब कोई अनुलोम विवाह जब कोई महिला उच्च कुल की हो और वह निम्न कुल के पुरुष के साथ शादी करे तो वह अनुलोम विवाह कहलाता है। ठीक है, चलेंगे आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 वैदिक युग में यौ कहा जाता था। वैदिक युग में यौ किसे कहा जाता था? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 73 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जौ को वैदिक युग में क्या कहा जाता था? यौ कहा जाता था। वैदिक युग में जौ को यौ कहा जाता था। और आपसे पूछे कि वैदिक युग में गेहूं को क्या कहा जाता था, तो गेहूं को क्या कहा जाता था? गोधूम। क्या कहा जाता था? गोधूम कहा जाता था गेहूं को। और चावल को क्या कहा जाता था? चावल को कहा जाता था ब्रीह। चावल को ब्रीह कहा जाता था। यानी ऋग वैदिक काल या वैदिक युग में चावल को ब्रीह कहा जाता था, जौ को यौ कहा जाता था और गेहूं को क्या कहा जाता था? गेहूं को कहा जाता था गोधूम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है ब्रीह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ब्रीह अभी हमने बताया आपको कि ब्रीह चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रीह शब्द का प्रयुक्त हुआ है चावल के लिए। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अथर्व का अर्थ है, अथर्व का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ पवित्र जादू होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सुमेलित करना है। शिक्षा किससे संबंधित है? कल्पसूत्र किससे संबंधित है? निरुक्त की चर्चा किसमें की गई है? और छंद किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब हम सम्मिलित कर लेते हैं। क्योंकि शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, कल्पसूत्र कर्मकांड, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और छंद शास्त्र से संबंधित है। यानी इनका मिलान एकदम करेक्ट है। ये शिक्षा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र में कर्मकांड की चर्चा की गई है, निरुक्त में शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र है और छंद में छंद शास्त्र की चर्चा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। ठीक है, याज्ञवल्क स्मृति में गार्गी का संवाद है। याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद किसमें मिलता है? हमें यजुर्वेद से मिलता है। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण, महाभारत, गीता या भागवत पुराण? इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप देंगे इस प्रश्न का सही जवाब। आदिकाल की संज्ञा किसे दी गई है? क्वेश्चन नंबर 79 आदिकाल की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को। आदिकाल की संज्ञा रामायण को दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 पर चलेंगे। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? पुराण के बारे में चर्चा की गई है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 80 का जवाब क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नदी से संबंधित ऋग्वेद काल की नदियाँ बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए आप इनको तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? 82 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कल कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कल कुटुंब थी।
चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में उससे सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। दोस्तों बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में उस प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। इंद्र के लिए ऋग्वैदिक काल में 250 सूक्तों की रचना की गई है और सबसे प्रधान देवता ऋग्वैदिक काल के इंद्र थे और इसके बाद में वरुण देवता का नाम आता है। दूसरे नंबर पर वरुण है, तीसरे पे अग्नि और चौथे पे सूर्यदेव। ठीक है, तो सबसे प्रधान ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? तो ये इंद्र थे, जिनके लिए हमें क्या 250 ऋग्वैदिक काल में 250 सूक्तियों की रचना की गई थी। ठीक है, आगे प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 84 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद को अनुलंघनीय कहा गया है? किस वेद में सभा को नरिष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद को अनुलंघनीय कहा गया है? ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में नरिष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद को अनुलंघनीय कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों को शामिल किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी संहिता में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, वो मैत्रेयी संहिता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम सर्वोच्च देवता का स्थान किसे मिला? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सब प्रमुख देवता के नाम से प्रसिद्ध थे, या प्रमुख देवता उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे प्रजापति। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है, जिनमें ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों के पूर्व नाम हैं और ये आधुनिक नाम हैं, जिनको हमें सम्मिलित करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इसको आपको इन सबको सम्मिलित करना है। ठीक है, जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब बताइए। आपको 10 सेकंड इसके लिए मिलते हैं, आपको इस प्रश्न का जवाब बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बता देते हैं। पारुष्णी का आधुनिक नाम रावी है, सतुदरी का सतलज, अस्कनी का चिनाब और विपाशा का ब्यास। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? 89 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। सुमेलित कीजिए ब्रह्म विवाह। दोस्तों, विवाह के बारे में हम अगली पीपीटी में बात करेंगे। ऋग्वैदिक काल जब हम स्टार्ट करेंगे तो केवल ऋग्वैदिक काल के बारे में हम इस चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं, यानी कल परसों में हम अगली वीडियो में बात करेंगे ऋग्वैदिक काल से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में कि ऋग्वैदिक कालीन विवाह की प्रणाली कैसी थी, किस प्रकार से विवाह होते थे, कितने प्रकार के विवाह होते थे और किस प्रकार उनकी शासन प्रणाली थी। आज चीज़ों पर हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हमें इसमें सुमेल करना है कि ब्रह्म विवाह सामान्य वर्ण या जात का विवाह था। देव विवाह पुरोहित व श्रमिक से मिलने या कन्या के साथ
किया जाता था। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर विवाह किया जाता था। ठीक है दोस्तों। और प्रजापति विवाह बिना दहेज के विवाह हो। तो ये इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सुमेलित है, ये ऑप्शन नंबर ये सही है। यानी कि ब्रह्म विवाह किसे कहते थे? सामान वर्ण या जात का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता था। सामान वर्ण या जात का विवाह क्या कहलाता था? ब्रह्म विवाह कहलाता था। देव विवाह किसे कहते थे? पुरोहित का प्राश्रमिक से मिले कन्या के साथ विवाह, यानी जो पुरोहित थे उनके प्राश्रमिक से मिले कन्या के विवाह किया जाता था, उसे देव विवाह कहा जाता था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला है आर्य विवाह किसे कहते थे? तो आर्य विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी बैल या गाय देकर कन्या के पक्ष वाले यानी दहेज देते थे, उसे आर्य विवाह कहा जाता है। और प्रजापति विवाह बिना दहेज के विवाह को प्रजापति विवाह कहा जाता है, यानी कहा जाता था। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। और गंधर्व विवाह करना है तो आज क्या लव मैरिज ही गंधर्व विवाह है। ठीक है, लव मैरिज क्या है? गंधर्व विवाह। ऋग्वैदिक काल में गंधर्व विवाह आज की लव मैरिज होती, जैसे आज की लव मैरिज है उसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल में गंधर्व विवाह होता था। ठीक है दोस्तों, चलेंगे अगले प्रश्न पर। आ गया देखिए गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, लीजिए आपके सम्मुख आ गया। क्वेश्चन नंबर ए है गंधर्व विवाह जिनमें में प्रेम विवाह यानी आज की लव मैरिज, उस समय की गंधर्व विवाह, आज का लव मैरिज सामान है। ठीक है, अगले हम इस पर बात करेंगे। अगला है बी, असुर विवाह किसे कहते थे? असुर विवाह का मतलब था कन्या को खरीद लिया गया विवाह। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह था पराजित, जैसे युद्ध होता था और उसमें जो राजा पराजित होता था उसकी कन्या या उसकी बहन या उसकी पत्नी का अपहरण करके उनके साथ शादी करना। ठीक है, वो राक्षस विवाह कहलाता था। अगला प्रश्न है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह क्या कहलाता था? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर मानसिक रूप से उसके साथ किया गया विवाह पिशाच विवाह कहलाता था। यानी ये ऋग्वैदिक कालीन विवाह की प्रणाली थी। अगले वीडियो में ऋग्वैदिक कालीन शासन प्रणाली और विवाह प्रणाली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का ये आपका टेस्ट है, टेस्ट पीपीटी है, तो आप लोग आज टेस्ट देंगे और अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें आपका टेस्ट ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न टेस्ट के लिए ही दिया जाता है, क्योंकि आप जो थ्योरी पढ़ते हैं उसके अंतर्गत आप अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा होगा और आपके एग्जाम में भी आपको सफलता मिलेगी। इससे आपको ये संबंधित मिल जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो ऋग्वैदिक काल से बनते हैं या एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में क्या शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे। जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 92, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मात्र ऋण में 3 ऋण शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, और बाकी 3 ऋण क्या है? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण हैं और इनमें हमें मात्र ऋण को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में इसी बार पूछा गया था दोस्तों, यानी 2021 मार्च में पूछा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93 है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11वीं मृदभांड संस्कृति। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति क्या है? 11वीं मृदभांड संस्कृति। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रधूसर मृदभांड संस्कृति किससे है? उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। और 11वीं मृदभांड संस्कृति किससे संबंधित है? तो ये ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है, ये वैदिक काल से ऋग्वैदिक काल से संबंधित कौन सी संस्कृति है? तो 11वीं मृदभांड संस्कृति। और उत्तर वैदिक संस्कृति से कौन से संबंधित है? चित्रधूसर मृदभांड संस्कृति। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है, हरियाणा प्रांत में चित्रधूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में के उत्खननों में प्राप्त किया गया या प्रकाश में आया है?
हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसरा निर्माण स्थल किस स्थान पर हाल ही में उत्खनन में प्रकाश में आया है? जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवानपुर। भगवानपुर हरियाणा प्रांत में स्थित है, जहाँ से हमें चित्रित दूसरा निर्माण स्थल की खोज की गई है, यानी वहाँ से हमें चित्रित दूसरा निर्माण मिले हैं। वह स्थान कौन सा है? भगवानपुर। और कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किसमें पाए गए हैं या पाया जाता है? ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आपको इसके लिए 10 सेकंड मिलेंगे। आप इस प्रश्न का जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 96 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन मिलता है, जिसमें हमें 7 प्रकार के विवाह देखने को मिलेंगे। अभी हमने ऋग्वैदिक काल के विवाह प्रणाली को डिस्कस किया है दोस्तों। अगली वीडियो में बात करेंगे ऋग्वैदिक काल शासन प्रणाली और ऋग्वैदिक कालीन विवाह के बारे में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 97 है, ऋग्वेद में अघन्या वध योग नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहता है। ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अघन्या कहा जाता था। कुंवारी लड़की को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में अघन्या वध योग नहीं है, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये गाय के लिए प्रयोग हुआ है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, इस प्रश्न का जवाब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 का जवाब आप लोगों को देना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का जवाब। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ऋत प्राकृतिक समतुल्य स्थापित करने का कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्थ गोप कहा गया है? ऋतस्थ गोप कहा गया है। वैदिक देवता को ऋतस्थ गोप कहा गया है। इंद्र को, वरुण को, सूर्य को या विष्णु को? क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण को क्या कहा जाता है? वैदिक देवता वरुण को, वैदिक देवता को ऋतस्थ गोप, वरुण देवता को ऋतस्थ गोप कहा गया है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इस प्रश्न का जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। वरुण समुद्र या जल के देवता थे। ठीक है, जिनका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। और वरुण हमारे ऋग्वैदिक काल के दूसरे नंबर के प्रमुख देवता थे। ठीक है, प्रमुख देवता ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जिनके लिए 250 सूक्ति की ऋग्वैदिक काल में उपयोग हुआ है। जिनके लिए 250 सूक्तियों का उपयोग हुआ है वो इंद्र थे। और उसके बाद दूसरे प्रमुख देवता कौन है? तो वरुण है। ठीक है, अगले पर दोस्तों हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों जाने से पहले आप सबसे एक निवेदन करना चाहेंगे, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।